हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, नीट प्रश्न नीति के अगले चैप्टर में आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट मटेरियल्स एक्स एंड वाई। क्या ऑब्जर्व किया गया कि द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल एक्स। मटेरियल एक्स के लिए जो मेरा अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है और फ्रैक्चर पॉइंट बहुत पास में है, ठीक। बट मटेरियल वाई के लिए बहुत दूर है। मतलब अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करूं, इस तरीके से कुछ है। ये मटेरियल एक्स के लिए है और ये मटेरियल वाई के लिए है फॉर एग्जांपल, ठीक। तो मैं इसमें से क्या चीज कह सकता हूं कि अगर फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट बहुत पास में होंगे, इसका मतलब वो मटेरियल कैसा है, ब्रिटिल। और दूर होंगे तो डक्टाइल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोला, द स्ट्रेंथिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय शियर मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। स्ट्रेंथिंग ऑफ स्प्रिंग हमें शियर मॉड्यूलस से पता लगता है किसी भी मटेरियल की। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरा रीजन क्या दिया उन्होंने, a coil spring of copper has more tensile strength than steel spring of same dimension। यहां गलत है। स्टील का जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कॉपर। मींस स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कॉपर। स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन ऑफ कॉपर। इसका मतलब मेरा रीजन तो गलत है, असर्शन ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वायर दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है कैपिटल एल, क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। अब उसको एक हैंग करा गया फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट। द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 when mass m is suspended from its free end। The expression for Young modulus। m मास का है, इस वायर की लेंथ है मेरी कैपिटल एल। अब इस वेट जो mg फोर्स लगा, इस mg फोर्स की वजह से जो एक्सटेंशन हुआ इसका, डेल्टा एल का जो एक्सटेंशन हुआ, तो अब लेंथ क्या बन गई मेरी L1। तो एक्चुअल में डेल्टा L1 होगा क्या, डेल्टा एल इज L1 माइनस एल, ये होगा। चलिए, यंग मॉडुलस मेरा क्या होता है, यंग मॉडुलस इज फोर्स F स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मींस F इंटू L अपॉन A डेल्टा L, मींस Y इज इक्वल टू फोर्स इज mg L अपॉन A L1 माइनस, तो mgl बाई A इंटू L1 माइनस L। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक ब्लॉक दे रखा है जिसका मास कैपिटल M है, सस्पेंडेड बाय लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ L। द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स कैपिटल L प्लस स्मॉल l। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाई
वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस, फोर मास मेरा m है तो स्ट्रेस हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा m इंटू जी, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। वायर की लेंथ मेरी कैपिटल एल, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू मेरी क्या होगी, डेल्टा एल हो जाएगा मेरा कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल, मींस डेल्टा एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो स्मॉल एल हो जाएगी, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाई, अब मेरे वॉल्यूम वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम जी एल बाय area will be cancel out, this length will be, तो mgl by 2, mg small l by 2, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर जो कंफ्यूजिंग फैक्टर है वो कैपिटल एल स्मॉल एल के टर्म्स में दे रखा है उन्होंने, तो mg स्मॉल एल बाई 2 होगा ना कि कैपिटल एल बाई 2, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, टू वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब उनका मॉडुलस जो है यंग मॉडुलस उनका सेम है, हैविंग सेम वॉल्यूम, द फर्स्ट वायर has a cross section area A and the second wire has a cross section area 3A. If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire off by the same amount? Young modulus आपका same है, Y1 is equal to Y2, volume same है, V1 is equal to V2, सेम अमाउंट का एक्सटेंशन रखना है, मींस डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। अब वॉल्यूम अगर मेरा सेम है मींस A1 इंटू L1 इज इक्वल टू, सेकंड का एरिया है 3A1 इंटू L2, मींस L1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स L2। फर्स्ट की लेंथ थर्ड से सेकंड से 3 टाइम्स है। अब मुझे तो फोर्स निकालना है, तो दोनों की यंग मॉडुलस को इक्वल कर दीजिए। यंग मॉडुलस मेरा क्या होता है, y होता है मेरा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, मीन्स एफ इंटू L1 अपॉन A1 इंटू डेल्टा L1 इज इक्वल टू F2 इंटू L2 अपॉन A2 इंटू डेल्टा L1, क्योंकि दोनों का एक्सटेंशन मेरा सेम है, डेल्टा L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, L2 को मैं रख दूंगा L1 अपॉन 3 और A2 को क्या रख दूंगा, देखिए F इंटू L1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 इंटू L2 हो गया मेरा L1 बाई 3 और A2 मेरा है 3 टाइम्स A1, तो इससे F2 की वैल्यू क्या आ गई 9 टाइम्स, मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज कैपिटल बी, if it is subjected to uniform pressure P, the fractional decrease in radius निकालना है मुझे। चलिए, तो अगर मैं क्या कह रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम मैंने V कह दिया, क्यों, क्योंकि देखो बल्क मॉडुलस में जो मेरा क्या होता है, डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू होती है माइनस P बाय B, क्लियर, क्योंकि वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रहा है। तो मैंने क्या करा, V2 की वैल्यू क्या कह रहा है,
V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम मेरा क्या हो रहा है, द बल्क, मुझे रेडियस की टर्म्स में वॉल्यूम होता है मेरा 4/3 पाई आर क्यूब। अब V2 की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल क्यूब। अगर मैं 4/3 पाई आर क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस डेल्टा आर बाय आर होल क्यूब मीन्स V2 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिए, हायर ऑर्डर टर्म्स को निग्लेक्ट, मतलब 1 प्लस एक्स का होल एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, मतलब 1 प्लस 3 डेल्टा आर बाय आर। तो V2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बन गया V1 प्लस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 डेल्टा आर बाय आर मीन्स V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V1 इंटू 3 डेल्टा आर बाय आर मीन्स डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाय आर। डिक्रीमेंट हो रहा है इसलिए माइनस, अब जरा इसका मतलब डेल्टा V बाई V आ गया माइनस 3 डेल्टा आर बाई, इसके इक्वल कर दीजिए। तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 3 इज इक्वल टू P अपॉन बी मीन्स डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू P अपॉन 3। और कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, P बाय 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। स्टील का यंग मॉडुलस इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास, कैपिटल बी बोल दिया। टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, सेम एरिया, one of steel and other of brass are suspended from a same roof. If we want the lower end of the wire to be at same level, then the weight added to the steel and brass must be. क्या कह रहा है, जब लोअर एंड दोनों का, ये भी यहां तक गया है और ये भी यहां तक गया है, तो दोनों में क्या चीज होगा, दोनों का एक्सटेंशन सेम, क्योंकि इनिशियल लेंथ सेम थी। क्रॉस सेक्शन एरिया यंग मॉडुलस होता है मेरा F इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डेल्टा एल भी मेरा सेम है, डेल्टा एल सेम, एल सेम, एरिया सेम, मींस Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, मींस YS अपॉन YB इज इक्वल टू FS अपॉन FB एंड YS अपॉन YB है 2:1 मींस FS upon FB is equal to 2/1 means the ratio of steel to the brass weight added will be 2:1. Option number D is the correct answer. Next question. The approximate depth of an ocean is 2700 meter. ये आपको डेप्थ दे रखी है। The compressibility of water is 45.4, ये कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक, ये आपको दे रखा है, ये कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है आपको, ये डेंसिटी डेप्थ दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है रो। Fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean. Means मेरा बल्क मॉडुलस क्या आता है,
इज इक्वल टू P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V। फ्रैक्शनल कंप्रेशन मींस डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, माइनस P अपॉन B। प्रेशर विल बी रो जी एच और डेप्थ अपॉन बी। अब 1 अपॉन बी बल्क के ये दे रखा है आपको, मींस रो जी डी इंटू के, यही आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। डेंसिटी की वैल्यू रख दीजिए, जी आप 10 ले लीजिए, डेप्थ दे रखी है 2700 और के की वैल्यू दे रखी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यंग मॉडुलस होता है मेरा F इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब मटेरियल तो मेरा फिक्स है, मीन्स डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। वॉल्यूम मेरा क्या कह रहा है कि वॉल्यूम मेरा कौन फिक्स्ड है वॉल्यूम, तो उसके लिए मैंने क्या करा, लेंथ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई एफ इंटू एल स्क्वायर अपॉन ए एल इंटू वाई। अब ये ए इंटू एल, ए इंटू एल मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम, मींस डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रपोज, क्योंकि फोर्स भी मेरा कांस्टेंट सेम फोर्स, वाई भी मेरा फिक्स, वॉल्यूम भी फिक्स, मींस डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तभी मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा कि डेल्टा एल स्क्वायर और डेल्टा एल स्क्वायर के बीच में जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ हमेशा, क्योंकि एल स्क्वायर मेरा वेरिएबल हो जाएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन। अगर मैं एल के बीच में ग्राफ बनाता तो क्या बनता, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, विच ऑफ दीज will have the largest extension when same tension is applied। देखिए मुझे अब लेंथ और डायमीटर के टर्म में दे रखा है, डेल्टा एल होता है मेरा एफ इंटू एल अपॉन ए वाई, ठीक। एरिया पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4, मीन्स 4 एल अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू वाई, ठीक। डायमीटर के टर्म में ये हो गया। अब क्या देखो, मेरे पास चारों वायर हैं सेम मटेरियल के, मतलब यंग मॉडुलस सेम हो गया, ठीक। विच ऑफ दीज, लेंथ आपको दे रखी है, व्हेन सेम टेंशन इज अप्लाइड, मतलब फोर्स भी सेम, यंग मॉडुलस भी सेम हो गया, मींस डेल्टा एल मेरा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एल अपॉन डी स्क्वायर के, सही। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में ही निकालिए, 4 अपॉन पाई को भी छोड़ दीजिए, तो प्रोपोर्शनलिटी टर्म में देखूंगा तो एल की वैल्यू दे रखी है 200 सेंटीमीटर, मतलब एल बाई डी स्क्वायर का रेशियो जो होगा, जिसका ज्यादा होगा उसमें एक्सटेंशन ज्यादा होगा, यही बात क्लियर हो रही है। तो एल बाय डी स्क्वायर का रेशियो निकालिए। पहले वाले के लिए, ऑप्शन ए के लिए, अगर मैं
ऑप्शन ए के लिए अगर मैं L बाय डी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, L तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, मीन्स 200 इंटू 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई डायमीटर है इज 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 होल स्क्वायर। तो जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 इंटू 10 टू दी पावर 3। इसी तरीके से ऑप्शन बी के लिए अगर आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.3 इंटू 10 टू दी पावर 3। ऑप्शन सी के लिए निकालेंगे तो यह आ जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर 3। और ऑप्शन डी के लिए अगर आप निकालेंगे तो यह आ जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर 3। जरा देखो इनमें से किसका रेशियो सबसे ज्यादा है, सी का, ठीक, इसका डेल्टा एल सबसे ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ, अब मेरे पास ये दे रखा है कि यहां पर स्टील है का वायर लगा है, इधर कॉपर का वायर है, इधर 2m मास है, इधर 5m मास है। यंग मॉडुलस ऑफ रेशियो ऑफ द डायमीटर लेंथ एंड यंग मॉडुलस, रेशियो ऑफ द डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर ऑफ स्टील टू डायमीटर ऑफ कॉपर, ये दे रखा है आपको कितना, P। फिर लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर, ये दे रखा है Q। और यंग मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, ये दे रखा है S। देन द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन लेंथ वुड बी, अब आपको डेल्टा एल का निकालना है, डेल्टा एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय डेल्टा एल ऑफ कॉपर, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब सिंपल सबसे आसान तरीका, हमें ये क्या पता है, डेल्टा एल की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू एफ एल अपॉन वाई। अब देखिए डेल्टा एल ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई डेल्टा एल ऑफ कॉपर, ये क्या आ जाएगा, एफ अपॉन स्टील डिवाइडेड बाई एफ बाई कॉपर मल्टीप्लाई बाई एल एस अपॉन एल सी मल्टीप्लाई बाई डी सी अपॉन डी पी होल स्क्वायर इंटू वाई सी अपॉन वाई एस, ठीक। अब क्या कह रहा है, देखो मुझे देन द करस्पॉन्डिंग फोर्स, दोनों में अब फोर्स की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। अब स्टील के केस में जो फोर्स होगा, स्टील का वायर ये है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 5 + 2 7 mg। और कॉपर पे क्या होगा, सिर्फ ये वाला फोर्स लगाएगा, यही वाला 5 mg इधर लगेगा, मींस कॉपर हो जाएगा 5 mg। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी, ये हो जाएगा 7/5 एल एस बाय एल सी क्यू 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू वाई सी अपॉन वाई एस 1 अपॉन एस, मीन्स 7q अपॉन 5s p स्क्वायर, 7q अपॉन 5s p स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। A wire is stretched by 0.01 meter by a certain force delta L 0.01. Another wire of same material whose diameter and length are doubled.
means d2 is equal to 2 times d1 and L2 is equal to 2 times L1. To the original wire is stressed by same force, then its elongation will be same. यंग मॉडुलस सेम कह रहा है, y1 is equal to y2 f into L1 अपॉन एरिया, फिर से डायमीटर के टर्म में मीन्स 4 अपॉन पाई d1 स्क्वायर इंटू डेल्टा L1 इज इक्वल टू y2 4 अपॉन पाई d2 स्क्वायर इंटू f। आप दोनों को देखो क्या कह रहा है, सर्टन फोर्स F लगाएगा, सेम मटेरियल था, डबल तो फोर्स मेरा अभी भी सेम रखा है, मतलब F इंटू L2 अपॉन डेल्टा L2। फोर्स विल बी कैंसिल आउट, तो डेल्टा L2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरी क्या आ जाएगी, L2 बाय L1 इंटू d1 स्क्वायर बाय d2 स्क्वायर। L2 बाई L1 2, d1 बाई d2 1 बाई 2 मीन्स 1 बाय 4 इंटू डेल्टा L1। तो डेल्टा L2 की वैल्यू L1 की दे रखी है 0.01 मीन्स 0.005 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, द वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड इज स्ट्रेस्ड बाय अटैचिंग अ वेट। ये वेट दे रखा है मीन्स फोर्स दे रखा है आपको लोअर एंड पे। द वेट स्ट्रेचेस द वायर बाय 1 मिलीमीटर मीन्स डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है आपको। देन द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, तो इलास्टिक एनर्जी मेरी कितनी हो जाएगी, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन टू वॉल्यूम। हाफ स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स F अपॉन A इंटू स्ट्रेन डेल्टा L बाई L इंटू वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम ये कैंसिल आउट हो जाएगा मीन्स हाफ F इंटू डेल्टा L। तो सीधे आप इस चीज को याद रखिए, हाफ फोर्स इंटू डेल्टा L। हाफ फोर्स दे रखा है आपको 200 और डेल्टा L दे रखा है मिलीमीटर में 10 टू दी पावर -3, तो यह आपका आ गया 0.1 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, और स्ट्रेस मेरा कुछ नहीं होता, स्ट्रेस क्या है मेरा, फोर्स पर यूनिट एरिया मींस जो मेरी प्रेशर की डायमेंशन है। और प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, m l टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2 या m l t टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर is m l to the power -1 t to the power -2. Option number C is the correct answer. If X longitudinal strain is produced in a wire of Young modulus Y, then the energy stored in the material of the wire per unit volume, energy stored per unit volume is half stress into strain। अब देखिए मुझे स्ट्रेन दे रखा है x, ये तो मेरा स्ट्रेन दे रखा है,
और यंग मॉडुलस दे रखा है, वाई ये क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो दे रखा है मींस वाई की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, वाई इंटू स्ट्रेन, मींस वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, मींस हाफ वाई एक्स स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ वाई एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ क्या होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain, means the ratio of stress to strain, ये मेरा क्या होगा, कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को तो बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो विद इन इलास्टिक लिमिट अगर मैं स्ट्रेस को बढ़ाऊंगा तो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस भले ही इंक्रीज कर रहा हूं लेकिन इनका रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, तो इट विल रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, अब ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड करेगा, हर मटेरियल की अलग अलग क्वालिटी, ब्रेकिंग स्ट्रेस लेंथ पे, कोई लेंथ छोटी या बड़ी उसी में सेम मटेरियल में अलग हो सकते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, रेडियस पे भी, वायर मेरा थिन या थिक हुआ, इस पे मेनली डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द वायर, शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मेरा ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ द वायर। ऑल दीज थ्री ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मटेरियल ऑफ द वायर। द बल्क मॉडुलस ऑफ अ मेटल, ये आपको बल्क मॉडुलस दे रखा है, पॉइजन्स रेशियो दे रखा है सिग्मा, इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज दिस, ये उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, देन द इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, अब इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं इसको एक्स बोल दिया, के की वैल्यू ये है इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, मैं सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मेरा वाई यंग मॉडुलस की वैल्यू, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो के टर्म में मेरी क्या होती है, तो y इज इक्वल टू 3b इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, बल्क मॉडुलस आपको दे रखा है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, तो इससे मेरा y निकल आएगा, अब y की वैल्यू आप क्या क्या आ जाएगी, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 10, ये बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकल के आई। तो आपको क्या दे रखा है, बल्क मॉडुलस दे रखा है आपको मेटल का, पॉइजन्स रेशियो दे रखा है सिग्मा, और उनके बीच का एवरेज एटॉमिक जो डिस्टेंस दे रखा है लेट से x, ये दे रखा है, आपको इंटर एटॉमिक फोर्स निकालना। चलिए, तो सबसे पहले मैं फोर्स कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है, y, y क्या हो जाएगा मेरा, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो में क्या रिलेशन होता है, 3b इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, b आपको दे रखा है ये, सिग्मा दे रखा है ये वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 10। अब फोर्स कांस्टेंट चाहिए, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, y
मल्टीप्लाई बाई जो उसके इंटर बीच का डिस्टेंस है, कितना दे रखा है 3 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीन्स 5.4 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 90 द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाई बिटवीन, प्रैक्टिकली जो हमारी पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है, -1 to 0.5। तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा करेक्ट हो। अब जरा इसकी कुछ छोटी छोटी बातों को जरा, अगर मेरी वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या होगी -1 से 1.5 तक लाई कर रही है, अब इसका मतलब सिग्मा की जो वैल्यू है, अगर मेरी वैल्यू 0.5 हो जाए, अगर सिग्मा की वैल्यू 0.5 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब परफेक्टली इनकंप्रेसिबल के लिए मेरी जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो परफेक्टली इनकंप्रेसिबल मींस चेंज इन वॉल्यूम मेरा क्या होगा 0। तो परफेक्टली इनकंप्रेसिबल अगर मटेरियल है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है 0.5। -1 सिग्मा की वैल्यू अगर मेरी निगेटिव, निगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है, सिग्मा अगर निगेटिव है, सिग्मा निगेटिव का मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल है इट बिकम्स फैटर व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड। becomes more fatter when stressed। सिग्मा की वैल्यू अगर मेरी, इसका मतलब -1 से 0.5 मतलब सिग्मा की वैल्यू 0 भी हो रही है, और सिग्मा सिग्मा इज इक्वल टू 0, सिग्मा क्या होता है लेटेस्ट थर्मल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सिग्मा की वैल्यू अगर मेरी 0 है, इसका मतलब आइदर लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स both stress are not existing। either longitudinal or transverse strain does not exist। तो इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, -1 to 0.5। सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 भी होती है, लेकिन कुछ रेयरेस्ट मटेरियल में, और वो रेयरेस्ट हमारे जो नॉन होमोजीनियस मटेरियल हैं, कुछ हमारे नॉन होमोजीनियस मटेरियल होते हैं, उनके लिए सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 होती है। सिग्मा इज इक्वल टू 0 का एक सबसे बड़ा एग्जांपल होता है कॉर्क। इसीलिए बॉटल की जब हम क्लोज करते हैं तो उसके लिए हम कॉर्क को यूज करते हैं, क्योंकि ना उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा ना ट्रांसवर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मास एंड लेंथ ऑफ अ वायर आर कैपिटल एम एंड कैपिटल एल रिस्पेक्टिवली। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर इज डी। On applying a force F on the wire, the increase in the length is L. Then the Young modulus of the material will be F. Initial length is L upon A delta L. अब देखिए, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम मेरा हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। मीन्स एरिया इज इक्वल टू m upon L d। On applying the force F,
on the wire, the increase in the length is L. लेंथ में जो इंक्रीज हो रहा है वो है स्मॉल एल, ये स्मॉल एल दे रखा है और ये दे रखा है कैपिटल एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, डेल्टा एल आपको क्या दे रखा है, एल। तो y इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन एरिया इज m इंटू एल डी इंटू स्मॉल एल, मीन्स y इज इक्वल टू एफ एल स्क्वायर डी अपॉन m स्मॉल एल। तो एफ एल स्क्वायर डी अपॉन m स्मॉल एल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये डायग्राम आपको दे रखा है, जरा देखो ध्यान से। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व दे रखा है, एक ए मटेरियल का और एक बी मटेरियल का। जरा यहां देखो कि विद इन इलास्टिक में यहां पर ये इसकी वैल्यू ज्यादा है लीनियर, यहां पर लीनियरिटी इसकी कम हो रही है, पहली चीज। मतलब अब इसमें ऑप्शन मेरा कौन सा हो सकता है, ए वाला मटेरियल मेरा कैसा होगा, ये फ्रैक्चर पॉइंट, तो ए मेरा कैसा होगा, डक्टाइल। और बी के देखिए कि हमारा फ्रैक्चर पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत क्लोज है, मतलब ये कैसा हो गया, ब्रिटिल। मतलब ए इज डक्टाइल एंड बी इज ब्रिटिल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। A wire of length L and radius R is rigidly fixed at one end on stretching the other end of the wire of force F. Increase in length दे रखी है डेल्टा स्मॉल l, ये डेल्टा l की वैल्यू दे रखी है आपको। If another wire of same material, मतलब यंग मॉडुलस सेम है लेकिन but the length 2l है और रेडियस उसकी 2r है, is stressed with a force of 2F, अब उस पर फोर्स लगाया गया 2F का। The increase in its length will be, तो पहले केस में अगर मैं बात करूं तो y1 की वैल्यू हो जाएगी एफ एल अपॉन ए, इनिशियल लेंथ इज कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, क्योंकि डेल्टा एल इनिशियली क्या दे रखा है, स्मॉल एल। अब सेकंड के लिए फोर्स मेरा हो गया 2F, लेंथ है मेरी 2L, एरिया रेडियस दे रखा है 2R, मींस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मींस 4R, मींस 4 टाइम्स एरिया हो गया इंटू डेल्टा L2। अब जरा इसको ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा L2। क्या चीज दे रखी है, वायर का मटेरियल मेरा सेम है, मींस y1 और y2 दोनों आपस में इक्वल हैं, और अगर y1 और y2 इक्वल हैं, एस y1 इज इक्वल टू y2, मींस डेल्टा L2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, L के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्टील एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ आर स्ट्रेस्ड टू द सेम वेट, मतलब फोर्स भी सेम है और लेंथ भी सेम है, वन आफ्टर द अदर। द यंग मॉडुलस फॉर स्टील दे रखा है, YS दे रखा है, यंग मॉडुलस फॉर कॉपर दे रखा है, YC बोल दिया मैंने। फाइंड द रेशियो इन द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। सिर्फ यंग मॉडुलस मेरा चेंज हो रहा है, लेंथ मेरी सेम है, फोर्स मेरा सेम है। Y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा L। Y is equal to FL upon A delta L, means Y of steel divided by Y of copper is equal to delta L, कि Y is inversely proportional to delta L, क्योंकि बाकी सारा पैरामीटर्स मेरे कांस्टेंट हैं।
तो डेल्टा एल सी बाई डेल्टा एल, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? स्टील की कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 टू दी पावर 11 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 11। तो डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस, ये कितना आ जाएगा मेरा? 5/3। अब 5/3 ऑप्शन तो नहीं दे रखा है, का मतलब डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल सी कितना हो गया? 3/5। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द पेंडुलम मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, टाइम पीरियड टी, when an additional mass capital M is added to the bob, the time period of its changes to Tm. If the Young modulus of material of the wire is capital Y, then the 1 upon Y is equal to. So the time period is 2 pi under root L by G. जब एडिशनल मास लगाया गया तो मान लिए मैंने टाइम पीरियड Tm इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L प्लस डेल्टा L अपॉन G। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 स्क्वायर करके डिवाइड कर दीजिए। तो Tm स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L अपॉन L, मीन्स 1 प्लस डेल्टा L बाय L इज इक्वल टू Tm स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर। तो डेल्टा L बाई L इज इक्वल टू Tm स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर माइनस 1। अब डेल्टा L बाई L हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, मीन्स F अपॉन Y, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg। इज इक्वल टू mg फोर्स पर यूनिट एरिया। Tm स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन Y इज इक्वल टू A अपॉन mg इंटू Tm स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर माइनस 1। तो A अपॉन mg इंटू Tm स्क्वायर माइनस T स्क्वायर माइनस 1 मीन्स ऑप्शन नंबर A D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इफ S इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस आपको दे रखा है S, यंग मॉडुलस दे रखा है Y, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब यहां पर स्ट्रेस तो दे रखा है S, अब मुझे स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस, मींस स्ट्रेस बाय Y। स्ट्रेस दे रखा है S, स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी S अपॉन Y। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ S स्क्वायर अपॉन Y, हाफ S स्क्वायर अपॉन Y। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके बने रहिए हमारे साथ आगे और भी चैप्टर्स के लिए। थैंक यू।